तो वेलकम क्लास शुरू करते हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसका नाम है हेपेटाइटिस। ठीक है, वैसे तो हेपेटाइटिस कम्युनिटी का टॉपिक है लेकिन हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस नाम से ही पता चल रहा है, हेपेटाइटिस मतलब लीवर का इन्फ्लामेशन, हेपेटिस हेपेटिक सेल्स का इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। इट इज ए एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन। क्या है ये? इट इज ए acute or chronic inflammation of liver which can lead to liver damage। भाई क्या है ये? एक एक्यूट या क्रोनिक इन्फ्लामेशन है लीवर के सेल्स का जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो सकती है। ठीक है, दिस इज हेपेटाइटिस। ओके, ये चीज। अब बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी की। ठीक है, नाउ वी टॉक अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस। अगर पैथोफिजियोलॉजी को मैं एक लाइन में खत्म करना चाहूं तो मैं एक लाइन में लिख दूंगा, सेम एज सिरोसिस। जो मैंने सिरोसिस में पढ़ाया था सेम एज इट इज ऐसा ही पैथोफिजियोलॉजी है लिवर सिरोसिस का। ठीक है, सिरोसिस का भी और हेपेटाइटिस का दोनों का सेम पैथोफिजियोलॉजी है। लेकिन फिर भी अगर हम लिखने की बात करें तो भाई देखो क्या होता है, किसी भी रीजन की वजह से, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं क्योंकि ये मैंने आपको सिरोसिस के अंदर करा चुका हूं। ठीक है, ड्यू टू एनी ईटियोलॉजी, किसी भी ईटियोलॉजी की वजह से क्या होता है, हेपेटाइटिस हेपेटिक सेल डैमेज होते हैं। ठीक है, या इन्फेक्टेड होते हैं। हेपेटिक हेपेटोसाइट सेल्स यानी हेपेटिक यानी हेपेटोसाइट सेल्स, ठीक है, आर डैमेज्ड, या तो डैमेज होते हैं या इन्फेक्टेड हो गए किसी भी रीजन। वो अल्कोहल हो सकता है, वो कोई वायरस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिससे जैसे ही वे डैमेज हुए हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इन्फ्लामेशन कोज करता है, साथ में साइटोकाइन सेल्स को रिलीज करता है। अब ये साइटोकाइन सेल्स मैंने आपको सिरोसिस के अंदर भी बताया था, स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं, वे होते हैं साइटोकाइन सेल्स। ठीक है, ठीक है, हेपेटिक सेल्स आर डैमेज्ड या इन्फेक्टेड जिससे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड बाय इन्फ्लामेशन एंड रिलीज साइटोकाइन सेल्स। देखो किसी भी रीजन की वजह से क्या हुआ है, हेपेटिक सेल डैमेज हुए हैं जिससे क्या हुआ है, अपना इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया है और साइटोकाइन सेल रिलीज हुए हैं। अब साइटोकाइन सेल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे प्रोटीन के जैसे सेल होते हैं, स्मॉल प्रोटीन ही मान लो, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं जो इम्यूनिटी और इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, किस चीज को? इम्यूनिटी को और इन्फ्लामेशन को। ठीक है, ये साइटोकाइंस है ना, ये इम्यून सेल के द्वारा रिलीज होते हैं। अपनी बॉडी के अंदर जितने भी इम्यून सेल्स है ना, वे रिलीज करते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है? प्रोटीन्स है। ठीक है, जो कंट्रोल करते हैं इन्फ्लामेशन को और इम्यूनिटी को। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? मल्टीपल टाइप के होते हैं। मेन जैसे इंटरल्यूकिन्स हो गया, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरफिरोन्स हो गया, टिश्यू नेक्रोटाइजिंग फैक्टर हो गया, ये मल्टीपल। आपको इनका नाम याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सीधा याद रख लो साइटोकाइन सेल्स रिलीज हो गए या साइटोकाइंस प्रोटीन रिलीज हो गए। सेल्स को तो काट लो, सेल्स को काट देते हैं, यहाँ पे सेल्स की बजाय प्रोटीन अच्छा रहेगा लिखना। ठीक है, साइटोकाइन प्रोटीन। ठीक है, साइटोकाइन सेल प्रोटीन। ठीक है, साइटोकाइन सेल प्रोटीन भी लिख सकते हो आप, लो लिख दो।
साइटोकाइन सेल प्रोटीन रिलीज हुआ, जिससे क्या हुआ है, हेपेटिक सेल इंजर्ड हो गए हैं, जिससे इससे क्या है, दिस कोज हेपेटोसाइट सेल्स इंजर्ड एंड डेड। इंजर्ड एंड डेड, इसने इंजरी कर दी और डेड कर दी, और यही वो स्टेज है, और यही वो स्टेज है जहां पे लीवर के एंजाइम का नंबर ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी स्टेज पे इंक्रीज लीवर एंजाइम्स इन ब्लड, यही वो स्टेज है जहां पे लीवर का एंजाइम्स ब्लड के अंदर SGOT SGPT या ALP बढ़ना शुरू होता है ब्लड के अंदर, ठीक है, जब इंजरी होती है हेपेटोसाइट सेल्स के अंदर, ठीक है, ये चीज। उसके बाद अब ये इंजरी कंटिन्यू रहती है, जिससे पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है आपको जॉन्डिस और लीवर डिक्रीज लीवर फंक्शन, ठीक है, जॉन्डिस और डिक्रीज लीवर फंक्शन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जॉन्डिस एंड डिक्रीज लीवर फंक्शन। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है, जिससे स्टेलेट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं। स्टेलेट सेल क्या था, मैंने सिरोसिस में बताया था, एक इनएक्टिवेट सेल होते हैं जो विटामिन ए को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, बस, ठीक है, स्टेलेट या विटामिन ए स्टोरिंग सेल्स। और स्टेलेट सेल का दूसरा नाम भी होता है, ये स्कार फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ये वे सेल होते हैं जो स्कार बनाते हैं लीवर के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होता है, दिस क्रोनिक ऊपर कर लेते हैं, दिस क्रोनिक इन्फ्लामेशन लीड टू एक्टिवेशन ऑफ स्टेलेट सेल। स्टेलेट सेल का मैंने बता दिया, विटामिन ए स्टोरिंग सेल इनएक्टिवेट रहते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेट होते हैं तो लीवर के अंदर स्कार फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ है, स्टेलेट सेल एक्टिवेट हो गया है, जिससे स्टेलेट सेल डिपोजिट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या, SC का मतलब होता है स्टेलेट सेल कोज डिपोजिशन ऑफ कोलेजन एंड फोम स्कार टिश्यू, ठीक है। S से स्टेलेट, S से स्कार मेकिंग सेल, ठीक है। स्टेलेट सेल विटामिन ए को स्टोर करते हैं, इनएक्टिवेट रहते हैं, लेकिन जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो लीवर के अंदर स्कार फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। और इस स्टेज को हम बोलते हैं फाइब्रोसिस, इस स्टेज को बोलते हैं फाइब्रोसिस, कि लीवर के अंदर भाई फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिससे क्या होगा, अब यहाँ पे स्कार फॉर्म होने लग जाएंगे, हेल्दी टिश्यू को फाइब्रोसिस टिश्यू रिप्लेस करने लग जाएगा, जिससे हो जाएगा, क्या होएगा, यहाँ पे क्या होएगा, अब हेल्दी टिश्यू को रिप्लेसमेंट स्टार्ट होगी स्कार टिश्यू के द्वारा, जिससे क्या होगा, ये फाइब्रोसिस के बैंड बनने लग गए, और ये फाइब्रोसिस बैंड ऑक्युपाई कर लेंगे लीवर को, ठीक है। दीज फाइब्रोसिस बैंड ऑक्युपाई अ लोब ऑफ लीवर, ठीक है, अ लोब ऑफ लीवर और देन होल लीवर, ठीक है। मैंने क्या बताया है भाई, किसी क्रोनिक इन्फ्लामेशन की वजह से स्टेलेट सेल एक्टिवेट हो गए, स्टेलेट सेल ने क्या करा है, कोलेजन को डिपॉजिट करना शुरू कर दिया, जिससे स्कार टिश्यू बन गए। अब ये स्कार टिश्यू क्या करेंगे, ये स्कार टिश्यू इकट्ठा हो के फाइब्रोसिस बन गया, ठीक है। स्कार टिश्यू फॉर्मेशन होना मतलब फाइब्रोसिस। अब ये स्कार्स के ना बैंड बनने लग गए, ठीक है, बैंड बनने लगे, पहले एक लोब के अंदर बने, फिर पूरे के पूरे लीवर के अंदर बन गए, ठीक है। जिससे क्या होगा, लीवर खुद को रिप्लेस करने लगेगा, और रिप्लेस करने के चक्कर के अंदर इन स्कार्स के चारों तरफ नोड्यूल का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। लीवर
start to liver start to repair itself and form regenerative nodule around, ठीक है, around five these scars. ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, देखो सुनो, एक बार सिंपल ही कर लेते हैं। एक लीवर था, लीवर के अंदर क्या हुआ है, बाहर से आके कोई भी डैमेज हुआ, डैमेज होने से क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुए है, साइटोकाइन सेल एक्टिवेट हो गए। साइटोकाइन सेल तो नहीं, साइटोकाइन प्रोटीन है, एक ऐसे टाइप के सेल जिनको इम्यून सेल प्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा प्रोटीन जिसको इम्यून सेल रिलीज करते हैं। ये साइटोकाइन सेल क्या करते हैं, ये साइटोकाइन सेल क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को प्रोवोक करते हैं और इम्यूनिटी को कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, यहाँ के जो हिपेटोसाइट सेल थे ना, ये डैमेज होना शुरू हो गए। ठीक है, और जब ये डैमेज लंबे टाइम तक होता रहेगा, जैसे लंबे टाइम पर्सन अल्कोहल लेता रहा या लंबे टाइम तक वायरस का रेप्लिकेशन होता रहा, लंबे टाइम तक, क्रोनिक टाइम तक डैमेज होने की वजह से स्टेलेट सेल एक्टिवेट हो गए। ठीक है, इन स्टेलेट सेल ने एक्टिवेट होके क्या करने लग गए, ये फाइब्रोसिस कर दिया लीवर के अंदर। क्या कर दिया लीवर के अंदर, फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस का मतलब ये लीवर है ना, लीवर के अंदर ऐसे ऐसे बड़े बड़े एरिया के अंदर नेक्रोसिस कर दिया, यानी दिखने में ऐसे लगेगा जैसे लीवर के अंदर स्कार लगा हुआ, स्कार मतलब घाव लगा हुआ है। ठीक है, तो अब लीवर क्या करेगी, खुद को रिपेयर करना शुरू करेगी, और रिपेयर करने के चक्कर में इन स्कार्स के चारों तरफ रीजनरेटिव नोड्यूल फॉर्म करेगी। ठीक है, इन स्कार्स के चारों तरफ रीजनरेटिव नोड्यूल्स फॉर्म कर देगी। क्या करेगी, रीजनरेटिव नोड्यूल फॉर्म करेगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। लीवर के अंदर डैमेज हुआ जिससे साइटोकाइन सेल, साइटोकाइन प्रोटीन रिलीज हुए। साइटोकाइन प्रोटीन ने क्या करा, हिपेटोसाइट सेल्स को इन्फ्लामेशन करा और डैमेज करा। लंबे टाइम तक अगर जब ये डैमेज होता रहा, क्रोनिक टाइम तक, तो स्टेलेट सेल एक्टिवेट हो गए। स्टेलेट सेल ने फाइब्रोसिस कर दिया। फाइब्रोसिस जब हुआ, बड़े स्कार फॉर्मेशन हुआ, यानी यह लीवर है, लीवर के अंदर फाइब्रोसिस यानी नेक्रोसिस, बड़े बड़े एरिया के अंदर जब ये फाइब्रोसिस हुआ तो क्या हुआ, जैसे इतने एरिया के अंदर फाइब्रोसिस हो गया तो लीवर खुद को रिपेयर करने के चक्कर के अंदर इसके चारों तरफ रीजनरेटिव नोड्यूल फॉर्म करने लगे। अब यहां तक आ गए हैं हम रीजनरेटिव नोड्यूल तक। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, लीवर स्टार्ट टू रिपेयर इटसेल्फ एंड फॉर्म रीजनरेटिव नोड्यूल, जिससे रीजनरेटिव नोड्यूल क्या करेगा, नोड्यूल, रीजनरेटिव नोड्यूल बनने की वजह से जहां जहां पे रीजनरेटिव नोड्यूल बनेगा ना, सपोज करो इस एरिया के अंदर रीजनरेटिव नोड्यूल बन गया, तो इसकी ब्लड सप्लाई स्ट्रक्चर और फंक्शन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली डैमेज हो गया, क्योंकि रीजनरेटिव नोड्यूल क्या करेंगे, अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होने देंगे, जिससे यहाँ पे इस पूरी एरिया के अंदर डैमेज हो जाएगा। और पूरी लीवर के अंदर एक स्कार तो बना नहीं है, मल्टीपल स्कार बने हैं, तो मल्टीपल नोड्यूल भी बने होंगे, जिससे लीवर का मल्टीपल हिस्सा डैमेज होना शुरू हो गया है। ठीक है, जिससे क्या होगा, लीवर यहाँ पे ये जो स्कार फॉर्मेशन हुआ है, जो ये फाइब्रोसिस हुआ है, ये प्रोग्रेस्ड हो जाएगा सिरोसिस के अंदर, प्रोग्रेस्ड टू सिरोसिस, प्रोग्रेस्ड टू सिरोसिस which is irreversible। ठीक है, सिरोसिस मतलब परमानेंट डैमेज ऑफ द लीवर सेल। ठीक है, अब यहाँ पे सिरोसिस होगा यानी परमानेंट डैमेज हो गया। ठीक है, सिरोसिस डेवलप, देखो सिरोसिस को अगर कोई ये पूछ ले कि सिरोसिस को कैसे करेक्टराइज करेंगे, वे 3 फीचर बताओ जिससे हम कह सकेंगे हाँ भाई ये लीवर के अंदर सिरोसिस हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे सिरोसिस है, ठीक है, सिरोसिस के अंदर इधर हम लिख लेते हैं छोटा सा पॉइंट डाल के, करेक्टराइज्ड बाय, जो सिरोसिस है वो कैरेक्टराइज्ड बाय 3 क्लिनिकल फीचर मेनली, कैरेक्टराइज्ड बाय किस किस से, एक तो फाइब्रोसिस, सबसे पहले तो लीवर के अंदर फाइब्रोसिस प्रेजेंट होना चाहिए।
दूसरा रीजनरेटिव नोड्यूल प्रेजेंट होने चाहिए। रीजनरेटिव नोड्यूल प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरा डैमेज होना चाहिए वस्कुलर स्ट्रक्चर का, डैमेज इन वस्कुलर स्ट्रक्चर। वस्कुलर स्ट्रक्चर, ये 3 क्लिनिकल फीचर हैं जो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी हम लीवर को कहेंगे कि हाँ भाई लीवर के अंदर सिरोसिस हो रहा है। ठीक है भाई, जब रीजनरेटिव नोड्यूल बनेंगे, सपोज करो यहाँ पे रीजनरेटिव नोड्यूल बना है तो यहाँ पे कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होएगा, यानी डैमेज हो गया वस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये किसके अंदर देखने को मिल रहा है आपको? सिरोसिस के अंदर। इसलिए ये भी एक मेन क्लिनिकल फीचर है सिरोसिस का। तो यहाँ पे सिरोसिस हो गया। अब हम आगे पॉइंट के अंदर बात करते हैं। अब आगे क्या होएगा? अब पेशेंट के अंदर आने लगेंगी कॉम्प्लिकेशंस। क्या देखने को मिलेगी आपको पेशेंट के अंदर? कॉम्प्लिकेशन। 3 मेन कॉम्प्लिकेशन इस सिरोसिस वाले पेशेंट के अंदर अपने को देखने को मिलेगी। 3, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले लीवर कैंसर। लीवर कैंसर हो सकता है पेशेंट को। सेकंड, लीवर फेलियर। लीवर फेलियर तो हो ही गया जब सिरोसिस हो गया, यानी परमानेंट डैमेज हो गया, इरिवर्सिबल है जो, वो हो गया लीवर फेलियर। तीसरा, पोर्टल हाइपरटेंशन। ये था आपका हेपेटाइटिस। ठीक है, ये था हेपेटाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं टाइप एंड इटियोलॉजी ऑफ लीवर सिरोसिस, सॉरी लीवर हेपेटाइटिस। अभी तक मैं सिरोसिस में अटका पड़ा हूं। ठीक है, अब बात हम करते हैं टाइप्स एंड इटियोलॉजी। हेपेटाइटिस कितने टाइप का होता है और क्या क्या उनके कोजेज होते हैं उन स्पेसिफिक हेपेटाइटिस के? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से एमसीक्यू आते हैं पेशेंट के अंदर, और एक डायग्नोस से आते हैं, एक थोड़ा मैनेजमेंट से आते हैं। 3 जगह से एमसीक्यू बनते हैं, टाइप से और डायग्नोस से और मैनेजमेंट से, बस। ठीक है, सबसे पहले टाइप के हेपेटाइटिस का नाम है हेपेटाइटिस ए। देखिए, हेपेटाइटिस ए का दूसरा नाम होता है इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस यानी वो हेपेटाइटिस जिसके अंदर इन्फेक्शन होता है। ये ट्रांसमिट होता है, इसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट से, जैसे कॉन्टामिनेटेड फूड, कॉन्टामिनेटेड वाटर, नॉन वेज, पुअर हाइजीन वगैरह वगैरह। ठीक है, ये चीज इसके अंदर लिखेंगे हम, ट्रांसमिटेड बाय ये वायरस फीको ओरल रूट, फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कॉन्टामिनेटेड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड, वाटर एंड फूड, ठीक है, मिल्क से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, पुअर वॉश यूटेंसिल से, इस तरीके से ये ट्रांसमिट हो सकता है। कौन सा वायरस? हेपेटाइटिस ए का वायरस, जिसका दूसरा नाम क्या था? इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस। और ये अगली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिटेड बाय फीको ओरल रूट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? मल्टीपल बुक के अंदर मल्टीपल अलग तरह का डाटा दिया होगा। मैं आपको जो डाटा बता रहा हूँ ये बिल्कुल एवरेज डाटा है जो ऑलमोस्ट हर बुक के अंदर एप्लीकेबल होएगा। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेके
6 वीक तक, ठीक है। उसके बाद इन्फेक्शियस पीरियड, इन्फेक्शियस पीरियड कि वो कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर पेशेंट इन्फेक्शियस रहता है, यानी इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। 2 वीक बिफोर, 2 वीक पहले, और 1 वीक आफ्टर, 1 वीक आफ्टर डेवलपिंग जॉन्डिस, ठीक है। पेशेंट को जॉन्डिस होने से 2 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद तक पेशेंट इस वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। यह है इन्फेक्शियस पीरियड, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर क्या प्रिवेंशन हम ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंशन ले कि ये वायरस हमारे को अफेक्ट ना करे। प्रिवेंशन यानी बचाव, किस तरीके से हम हेपेटाइटिस वायरस से बचाव करें। जैसे सबसे पहला बेस्ट टेक्निक है स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग करो भाई। स्ट्रिक्ट हैंड वॉशिंग करो। दूसरा, कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस लो पेशेंट के साथ, जब हम पेशेंट के वेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, जैसे वेस्ट लाइक स्टूल, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशंस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन व्हेन हैंडलिंग, while handling waste of patient, ठीक है। while handling waste of patient, क्लीन वाटर और फूड का यूज करो। अच्छा पानी पियो, अच्छा खाना खाओ, ठीक है। और हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाओ, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवाओ, ठीक है। अपने को पता होना चाहिए हेपेटाइटिस वैक्सीन की 2 डोज होती है। इसका होता है IM रूट, ठीक है, इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो डोज होती है वो हम देते हैं 1 ईयर पे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो डोज होएगी इसके 6 महीने बाद, ठीक है। कैसे लिखें, इसकी जो डोज होएगी ना, एक तो 1 ईयर पे और उसके बाद 6 मंथ आफ्टर, पहली डोज के 6 मंथ बाद, ठीक है। डोज होएगी इसके अंदर 2 डोज होएंगी। कब पहली डोज होएगी 1 ईयर पे, ठीक है। दूसरी डोज हो गया उसके 6 महीने बाद। यह है आपका, और हाँ एक वॉल्यूम और होता है। डोज कितनी होती है, ये डोज होती है 0.5 ml, ठीक है। 0.5 ml होती है डोज हेपेटाइटिस सी वैक्सीन की। 2 डोज, एक ईयर पे, एक उसके 6 महीने बाद, ठीक है। ये था आपका हेपेटाइटिस ए। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जिसको कहा जाता है सीरम हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस, ठीक है। ये किसके द्वारा कोज होती है, कोज बाई हेपेटाइटिस बी DNA वायरस। और इसको करो हाईलाइट, हेपेटाइटिस बी का DNA वायरस।
ठीक है, हेपेटाइटिस बी डीएनए वायरस। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं ये कैसे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इसको ट्रांसमिट होने के भाई दो तीन मेन तरीके हैं। सबसे पहले ब्लड बोर्न, दूसरा होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ब्लड बोर्न के अंदर जैसे हमने कॉन्टामिनेटेड नीडल यूज कर ली, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर लिया, या कोई ओपन वुंड है किसी पेशेंट के अंदर, ठीक है, इस तरह से ट्रांसमिट हो सकता है। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के अंदर भाई सीमन के द्वारा, मेल के अंदर सीमन के द्वारा, फीमेल के अंदर वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, सीमन के द्वारा, वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा, और कभी कभार सेक्सुअल इंटरकोर्स के अंदर जो ब्लीडिंग हुई उसके द्वारा। ठीक है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। तीसरा इसका ट्रांसमिशन का तरीका है पेरिनेटल, या जिसको हम वर्टिकल भी बोलते हैं, यानी मदर टू फीटस। प्रेगनेंसी के दौरान मदर ने अपने फीटस को ये वायरस गिफ्ट के रूप में दे दिया। ठीक है, यानी पेरिनेटल ट्रांसमिशन। और बात करते हैं अदर मेथड, जैसे ब्रूस शेयर कर ली। ठीक है, जो ब्रूस हम दांतों को करते हैं, वो ब्रूस हमने किसी एक ऐसे पर्सन के साथ शेयर करी जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस था, फिर हमने उस ब्रूस को ब्रूस उससे खुद को ब्रूश कर लिया। तो कभी कभार क्या होता है, ब्रूश करते वक्त ना ब्लीडिंग हो जाती है, तो वो ब्लीड किसी पेशेंट की ब्लड लग गया ब्रूश को, और उसी ब्लड को हमने कंज्यूम कर लिया, तो उस तरह से वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। या रेजर हमने शेयर कर लिया किसी के साथ, रेजर कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, या हमने नेल कटर शेयर किया, नेल कटर के टाइम पे, नेल कटिंग के टाइम पे भी कई बारी ब्लीडिंग हो जाती है, और ब्लड से ही ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। ब्लड से और बॉडी के फ्लूइड से, दो तरह से ये वायरस ट्रांसमिट होता है। अब एक चीज नोट करने लायक है, यहाँ पे नोट डाल के लिखो। ऐसे तो आप कहोगे HIV भी तो ऐसे ही ट्रांसमिट होता है। हाँ जी, HIV भी ऐसे ही ट्रांसमिट होता है, लेकिन HIV के ट्रांसमिशन का इतना रिस्क नहीं है जितना हेपेटाइटिस बी के ट्रांसमिशन का है। ऐसा कहा जाता है कि 100 गुना ज्यादा ट्रांसमिशन के चांस है हेपेटाइटिस बी के एज कंपेयर टू HIV। HIV होना हो, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस 100 गुना ज्यादा से ट्रांसमिट हो जाता है इन तरीकों से। ठीक है, तो नोट के अंदर लिख लो, नोट के अंदर लिखेंगे। ठीक है, हेपेटाइटिस बी इज 100 times more contagious than HIV. 100 times more contagious than HIV, ये चीज। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। और फिर बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की। सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड, यहाँ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 6 से लेकर 24 वीक तक, 6 से 24 वीक, या कब डेज के अंदर करेंगे 30 से लेकर 160 डेज, 30 से 160 दिन। ठीक है, 30 to 160 डे। अब बात करेंगे हम हेपेटाइटिस बी से खुद को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई बेसिक सी चीज, हैंड वॉशिंग करो, लेकिन खाली हैंड वॉशिंग से काम नहीं करना। हमारे को क्या करना है, अवॉइड करना है अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करो, जिसको
नहीं जानते, जिसकी अपने को हिस्ट्री नहीं पता, ठीक है। उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो कराओ टेस्ट, टेस्ट इन प्रेग्नेंट वुमेन। कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो वो टेस्ट कराए, हेपेटाइटिस बी के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कराए, कहीं उसको हो तो नहीं गया। अगर हो चुका है तो वो अपने बच्चे को गिफ्ट ना दे दे, पहले से ही हम मैनेजमेंट शुरू कर दें, ठीक है। नीडल प्रिकॉशंस करो, एक नीडल को कभी भी दूसरे पेशेंट के अंदर यूज ना करो, ठीक है। प्रिकॉशन, ठीक है। कई बार ये ज्यादातर चीजें करी जाती है, जो लोग नशा करते हैं, एक ही नीडल से 10 लोग नशा करने लग रहे हैं, ठीक है भाई। वैसे तो नशा करना गलत बात है, लेकिन करते भी हो तो अपनी नीडल अलग ले लिया करो, ठीक है। नीडल प्रिकॉशंस कर सकते हैं हम। और सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाओ। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन अपने को भाई कम्युनिटी के अंदर आप अलग से पढ़ोगे, मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ। इसकी 3 डोज होती है, हमें पता है। कब कब देखते हैं? सबसे पहले बर्थ पे देते हैं, उसके बाद हम देते हैं 1 मंथ पे, उसके बाद हम देते हैं 6 मंथ पे, ठीक है। और बर्थ पे भी अगर कोई ये पूछ ले कि कितने टाइम पे, तो ये देते हैं विद इन 12 से लेके 24 आवर के अंदर अंदर, 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे को दे देनी है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर वैक्सीन की डोज कितनी होती है। तो डोज होती है भाई 0.5 ml, ठीक है। रूट कौन सा होता है? रूट होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर में भी कहां पे? एंटीरोलेटरल थाई, एंटीरोलेटरल थाई। आप ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके होंगे कम्युनिटी के अंदर, ठीक है ये चीज। उसके बाद एक चीज और खास बात भाई, हेपेटाइटिस बी को ना कदे भी हम ठीक नहीं कर सकते। जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी हो गया ना, जैसे HIV है, HIV का कोई इलाज नहीं है, बस हम डिजीज के प्रोग्रेस को स्लो कर सकते हैं, इलाज कभी भी नहीं कर सकते। सेम अप्लाई इन हेपेटाइटिस बी, ठीक है। एक DNA वायरस है पहली बात तो, ठीक है, जो DNA के अंदर घुस जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये लिख लेते हैं, इट कैन बी सप्रेस्ड। जो हेपेटाइटिस बी वायरस है वो सप्रेस किया जा सकता है, बट कांट क्योर कंप्लीटली। लेकिन हम इसको कंप्लीटली ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। इट कैन बी सप्रेस्ड बट कांट क्योर कंप्लीटली, कांट क्योर कंप्लीटली, ठीक है। इसके अंदर एक चीज और लिख लो, कैसी डाइट देंगे हम पेशेंट को। किसी को हेपेटाइटिस बी है तो ऐसी डाइट दो जिससे लीवर के ऊपर लोड ना पड़े, जैसे लो फैट डाइट दो। सेकंड, मॉडरेट टू हाई प्रोटीन। मॉडरेट से लेके हाई प्रोटीन दे पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये था आपका हेपेटाइटिस बी। अब हम बात करते हैं आगे, जिसका नाम है हेपेटाइटिस सी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की। हेपेटाइटिस सी को हम एक और हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं, ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, ठीक है, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस। पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस, ठीक है। इसके अंदर बात करते हैं ये कैसे ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिटेड बाई, ठीक है। ये ट्रांसमिटेड ज्यादातर मोस्ट कॉमनली होता है ब्लड बोर्न से, ठीक है। ट्रांसमिटेड बाई सबसे पहले ब्लड बोर्न, इसके सामने लिख लो, ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे ब्लड हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट होता है, ठीक है। जैसे ब्लड बोर्न के अंदर जैसे
हमने किसी के साथ कि भाई किसी भी तरीके से पेशेंट का ब्लड एक हेल्दी पर्सन के अंदर जाना चाहिए, वो क्या तरीका हो सकता है? हमने पेशेंट के अंदर एक नीडल यूज करी और हेल्दी पेशेंट के अंदर वही नीडल यूज कर ली, हमने अफेक्टेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर दिया, हमने टैटू कराया, ठीक है, पहले हेपेटाइटिस बी पेशेंट, हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट के अंदर उस नीडल का यूज करा, फिर नए पेशेंट, नए हेल्दी पर्सन के अंदर यूज कर लिया वही नीडल, जिससे ट्रांसमिट हो गई। या कई बार पियर्सिंग कराते हैं यार, टैटू, टैटू की क्या स्पेलिंग सही है? TATTO, चलो जो भी हो देख लेना आप, कुछ और तो होगी टैटू की स्पेलिंग, TATTO, जो कुछ भी ऐसे हो गया, TATTO जो भी है देख लेना। पियर्सिंग अपने को पता भाई, कान पे, नाक पे, टमी पे, कहीं पे भी आजकल तो मल्टीपल ऑर्गन्स पे पियर्सिंग चल रही है, ठीक है। तो पियर्सिंग हम कराते हैं तो उसके अंदर भाई नीडल प्रिक करी जाती है, और वो नीडल हो सकता है किसी पेशेंट के अंदर भी यूज करी हो जिसको हेपेटाइटिस हो, तो वो हेल्दी पेशेंट के अंदर अगर वही नीडल यूज करते हैं तो हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। ये तो था ब्लड बोर्न मेथड। उसके बाद दूसरा मेथड हो सकता है पेरिनेटल। पेरिनेटल यानी मदर टू, पेरिनेटल को क्या बोलते हैं? मदर टू फीटस। मदर टू फीटस, लेकिन यहां पे लो रिस्क रहता है इसका एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हेपेटाइटिस बी के अंदर अगर नॉर्मली पूछे ना कि भाई सबसे मोस्ट कॉमनली मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो वो है भाई वर्टिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, वर्टिकल यानी पेरिनेटल। लेकिन अगर एडल्ट के अंदर पूछे तो भाई ब्लड बोर्न हो गया और सेक्सुअल हो गया, ये दोनों मेथड है, ठीक है। मदर टू फीटस, ठीक है, ओके। और मेथड हो सकता है सेक्सुअल मेथड, वही अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, ठीक है, सेक्सुअल, लेस कॉमन, लेकिन ये भी लेस कॉमन है एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस बी, लेस कॉमन एज कंपेयर टू हेपेटाइटिस बी। मोस्टली मोस्ट कॉमनली होती है ब्लड बोर्न से, और ब्लड बोर्न को करो हाईलाइट, ठीक है, ये चीज। अब एक नोट डाल लो यहां पे, हेपेटाइटिस सी हैज हाई रिस्क, हेपेटाइटिस सी हैज हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग क्रोनिक, ठीक है। हेपेटाइटिस हैज हाई रिस्क ऑफ क्रोनिक, ठीक है। हेपेटाइटिस सी के अंदर क्रोनिक बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे भाई हेपेटाइटिस सी की वजह से मोस्टली चांस है कैंसर हो सकता है, मोस्ट चांस है सिरोसिस हो सकता है, ठीक है, हेपेटाइटिस सी की वजह से बिकमिंग क्रोनिक लाइक सिरोसिस एंड कैंसर, ठीक है, ये चीज, ये नोट भी है इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड की। हेपेटाइटिस सी क्या इंक्यूबेशन पीरियड, हेपेटाइटिस सी का इंक्यूबेशन पीरियड होएगा 50 से लेके 70 डेज तक, ठीक है। वहीं अब बात करते हैं हेपेटाइटिस सी की प्रिवेंशन। हेपेटाइटिस सी को कैसे प्रिवेंट करें? देखो, सबसे मेन बात, हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, ठीक है, एक चीज तो ये लिखो, आज के टाइम पे हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन ही नहीं बनी है, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस सी क्यूरेबल है अगर टाइम पे पता लग जाए, ठीक है। नो वैक्सीन बट क्यूरेबल है। हेपेटाइटिस बी है, क्यूरेबल नहीं है, लाइफ टाइम आपके साथ चलेगा, लेकिन हेपेटाइटिस सी क्यूरेबल है अगर टाइम पे पता चल जाए, ठीक है। इसके अंदर 90 से 95% चांस है
प्रोग्नोसिस के, ठीक है, बट क्यूरेबल, ठीक है। 90 से 95% चांस है कि पेशेंट ठीक है, ठीक रह हो जाएगा। ओके, ये चीज थी हेपेटाइटिस सी की। अब बात करते हैं हम अगला हेपेटाइटिस, जिसका नाम है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी, ठीक है, हेपेटाइटिस डी, ठीक है। इसको बोलते हैं हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। हेपेटाइटिस डेल्टा वायरस। देखो, हेपेटाइटिस डी कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होता, ये हेपेटाइटिस बी के साथ प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगली लाइन में हम ये लिख लेंगे हेपेटाइटिस डी वायरस के बारे में, ठीक है। इट अकर्स विद इट अकर्स विद हेपेटाइटिस बी, it occurs with hepatitis B and cause infection only with presence of hepatitis B infection। यह है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। हेपेटाइटिस बी कभी भी अकेला नहीं, हेपेटाइटिस डी कभी भी अकेला प्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ ही ये इन्फेक्शन कोज करेगा। इसको हेपेटाइटिस बी का साथ चाहिए ही चाहिए, बी और डी हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसमिशन हो, प्रिवेंशन हो, मैनेजमेंट हो, वो सेम है हेपेटाइटिस बी की तरह, ठीक है। लिख लेते हैं एक पॉइंट के अंदर, ट्रांसमिशन हो गया, प्रिवेंशन हो गया, ठीक है, ट्रांसमिशन हो गया, प्रिवेंशन हो गया और कॉम्प्लिकेशन हो गए, कुछ भी हो गया वो सेम है, आर सेम एज हेपेटाइटिस बी, ठीक है, आर सेम एज हेपेटाइटिस बी, ठीक है। और जो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है ना, वो हेपेटाइटिस डी से भी बचाती है अपने को, ठीक है। तो इसी में लिख लेते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हेपेटाइटिस डी, सेम, ठीक है। ये था आपका हेपेटाइटिस डी। उसके बाद हेपेटाइटिस ई की बात करते हैं। अब बात करते हैं हम हेपेटाइटिस ई की। देखिए, हेपेटाइटिस ई और ए ऑलमोस्ट सिमिलर है, ये भी एक वाटरबोर्न हेपेटाइटिस है, ये भी फिको ओरल रूट से स्प्रेड होता है, ठीक है। लिख लेते हैं, इट इज ए वाटरबोर्न वायरस ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय फिको ओरल रूट, फिकोरल रूट से ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर बात कर लेते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड और इसका प्रिवेंशन। और एक इसका प्रिवेंशन। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंक्यूबेशन पीरियड की। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 से लेकर 9 वीक। 2 से लेके 9 वीक इज इसका इंक्यूबेशन पीरियड। डेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे 15 से लेके 65 डेज, ठीक है, 15 से लेके 65 दिन तक। अब प्रिवेंशन क्या है, एक ही लाइन में खत्म करते हैं, सिमिलर टू
हेपेटाइटिस ए। बिल्कुल हेपेटाइटिस ए की तरह सिमिलर प्रिवेंशन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें अलग हैं, जैसे हाई मोर्टेलिटी इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के अंदर इसकी सबसे हाई मोर्टेलिटी रहती है। दूसरा चीज, नो वैक्सीन इज प्रेजेंट। जैसे हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन थी, ऐसे ही ई की और डी की कोई वैक्सीन नहीं होती, ठीक है। हेपेटाइटिस ई की नो वैक्सीन इज प्रेजेंट। तो ये तो थे वायरल कोज ऑफ हेपेटाइटिस, ठीक है। हम हेपेटाइटिस पढ़ रहे थे जिसके अंदर सबसे पहला कोज हमने पढ़ा था वायरस। वायरस के अंदर 5 वायरस पढ़ लिए, ए बी सी डी ई। अब बात करते हैं अदर इटियोलॉजी। और कौन से कोज हो सकते हैं हेपेटाइटिस के, ठीक है, जैसे टॉक्सिन्स। भाई हेपेटाइटिस मतलब लीवर के अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है, होना किस किस तरीके से हो सकता है, हम कोई टॉक्सिन कंज्यूम करेंगे, जैसे अल्कोहल कंज्यूम किया, नॉन वेज कंज्यूम किया, बहुत ज्यादा, और क्या हो सकता है, नॉन वेज कंज्यूम किया, हमने बहुत ज़्यादा ड्रग्स लिए। ड्रग्स क्योंकि सारी ड्रग्स, मोस्टली ड्रग मेटाबोलाइज होती हैं लीवर के अंदर। बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट ने नशा कंज्यूम कर लिया, ओपियोइड्स ले लिए, ठीक है, ये सारे टॉक्सिन्स। कभी कभार हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून भी होती है, बहुत सारे लोगों के अंदर ऑटो इम्यून होती है और वो साइलेंट होती है ऑटो इम्यून, ठीक है। और बात करते हैं इसके मेटाबॉलिक कोज। ठीक है, मेटाबॉलिक जैसे एक डिजीज होती है, आपने नाम सुना होगा विल्सन डिजीज, जिसके अंदर कॉपर का एक्युमुलेशन हो जाता है लीवर के अंदर, जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकती है, ठीक है। और कोई वायरस हो सकते हैं, जैसे अदर वायरस, कोई वायरस आए और वो लीवर को अफेक्ट करे, जैसे एक वायरस होता है एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस। एक और वायरस होता है साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। तो ये सारे कोज हो सकते हैं हेपेटाइटिस के, ठीक है। तो ये सभी थे कोजेस। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर और डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। थैंक यू।